कॉमर्स वर्ल्ड और आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो भी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही दिया था। ये दोनों टॉपिक्स जो उन्होंने दिए हैं प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स, हमारी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना। इस वीडियो में हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। टोटल 7 टेक्निक्स हैं और इस वीडियो की एंड में मैंने छोटा सा ट्रिक बताया है जो आपको हेल्प करेगा इन 77 टेक्निक्स को याद रखने में। चलो स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक से, जो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। टेलर क्या कहते हैं कि हमने कोई भी अपनी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क। अब बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स हम किन का सिलेक्ट कर सकते हैं? किसी भी चीज का, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, चाहे वो मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, वॉल्यूम हो, या मेरा प्रोसेस हो, रॉ मटेरियल्स हो, मेरे मेथड्स हो, प्रोडक्ट्स हो, या वर्किंग कंडीशंस हो। हम किसी भी चीज के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो भी स्टैंडर्ड सेट करने हैं वो ऐसे नहीं कि कोई भी हमने सोचा और लगा दिया। नहीं, हमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में सिर्फ 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो अगर हम उसका स्टैंडर्ड सेट कर देंगे 100 यूनिट्स इन अ डे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव इट। तो हमें स्टैंडर्ड्स वही सेट करने हैं जो अटेनेबल होंगे, जिनको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हम सेट करेंगे वो हम स्टडी के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, और ये जो स्टडी हम करेंगे वो भी वर्क स्टडी टेक्निक्स। इन टेक्निक्स के थ्रू हम अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, और ये टेक्निक्स हम अपनी इसी वीडियो में आगे समझेंगे। सेकेंड हमारा पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिंप्लीफाई करना। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें अब हम और प्रोडक्ट लाइन्स लाके या और वेराइटी, साइजेस, डायमेंशन लाके हम इसको और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो टेलर कहते हैं कि जितने भी अननेसेसरी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में, उसको एलिमिनेट करो। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस और डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट, हमने उनको एलिमिनेट कर देना है, ताकि उससे क्या होगा, जो भी मेरे रिसोर्सेज उन अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को बनाने में लग रहे थे, उनको मैं उन चीजों में लगा दूंगी जिससे मेरी प्रोडक्ट की, जिससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, वो आई प्रोडक्ट में भी डील करती है और लिपस्टिक भी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो उसकी आई प्रोडक्ट्स जो है उनकी सेल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू उनकी लिपस्टिक की। तो वो कंपनी अपनी लिपस्टिक को प्रोड्यूस करना बंद कर दे, उसे एलिमिनेट कर दे अपनी प्रोडक्ट लाइन से। उससे क्या होगा, जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स उनकी लिपस्टिक प्रोड्यूस करने में यूज होते थे, अब वो उसको आई प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। मेरी इससे लेबर कॉस्ट कम हो सकती है, मेरी इससे रिसोर्सेज जो है वो फुल यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। तो इससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी, मेरी टर्नओवर इंक्रीज होएगा और मेरी लेबर कॉस्ट कम से कम होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क स्टडी टेक्निक्स। ये 7 टेक्निक्स होती है, उन्हीं में ये 4 टेक्निक्स आती हैं, लेकिन ये वर्क स्टडी टेक्निक्स वो है जो हमें स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इसमें से सबसे पहली टेक्निक जो है वो है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम रेफर करते हैं हमारी मूवमेंट्स को, जो छोटी छोटी मूवमेंट्स होती है काम करने में, जैसे कि मेरे को बैठना है, उठाना है, कुछ गिर गया, यहाँ से वहां तक जाना है, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट तक जाना है, अपनी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है ना, बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। अब टेलर कहते हैं कि हमने इन मूवमेंट्स को एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है कि कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। इन मूवमेंट्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो 3 टाइप की मूवमेंट्स आती हैं, नेसेसरी मूवमेंट्स, अननेसेसरी मूवमेंट्स और इंसिडेंटल मूवमेंट्स। तो टेलर कहते हैं जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स है उसको हमने एलिमिनेट कर देना है। अभी कैसे करेंगे, इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो एक वर्कर एक टाइम पे क्या करेगा, झुकेगा, फिर वो ब्रिक्स उठाएगा, अपने सर पे रखेगा, फिर वो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाएगा, फिर उसको दोबारा से रखेगा और फिर लगाएगा, राइट। कितनी सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। अब इसमें अननेसेसरी मूवमेंट्स कौन सी होगी, झुकना, उठाना, ऊपर चढ़ना। अब इसकी जगह में एक सब्स्टिट्यूट लगा लेते हैं, ऑल्टरनेटिव लगा लेते हैं, एक लिफ्ट लगा लेते हैं, जहाँ एक वर्कर 10 मिनट में 10 ब्रिक्स ला रहा है, वैसे ही
एक लिफ्ट लगाने से, जो ऐसे हम रस्सी के थ्रू भी रोप के थ्रू भी ऊपर ले सकते हैं, तो उस एक लिफ्ट के थ्रू हम 1 मिनट में 100 ब्रिज ला सकते हैं। तो हमारा कितना टाइम सेव हुआ, हमारे कितना एफर्ट सेव हुए। तो बेसिकली मोशन स्टडी में जितने भी अननेसेसरी मोशंस है, अननेसेसरी मूवमेंट्स है, हमने उसको एलिमिनेट करना है, ये टेलर कहते हैं। सेकेंड है फैटीग स्टडी। अब फैटीग स्टडी में क्या होता है, अब हम थकते हैं, कोई भी काम करते हैं हम थक जाते हैं। आपकी एग्जाम्पल ले लो, आप स्कूल जाते हो, अगर 8 के 8 पीरियड्स एक साथ हो बिना ब्रेक के, क्या आप कर पाओगे? नहीं ना, आपको चाहिए रेस्ट, हमें गेम्स पीरियड चाहिए, राइट। इसीलिए इसी तरह वो ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर है, उनको टाइम रेस्ट इंटरवल्स चाहिए, टाइमिंग इंटरवल्स चाहिए होता है, ताकि जब हम रेस्ट करेंगे, जैसे हमारी रेस्ट ओवर होगी, हमें स्टैमिना आ जाता है वो काम दोबारा करने में। अगर एक वर्कर 8 घंटे लगातार काम करे, इंस्टेड ऑफ दैट वो 4 घंटे काम करे, फिर 1 घंटा रेस्ट करे और फिर 3-4 घंटे काम करे, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी रादर देन 8 घंटे एक ही साथ काम करने में। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ऐसे कि हम जब स्कूल से आते हैं, थक जाते हैं और हम बोलते हैं यार एक पावर नैप चाहिए, और हम एक पावर नैप लेते हैं 20-30 मिनट्स की, और जैसे हमने वो पावर नैप ली, हमें स्टैमिना आ जाता है काम करने का। तो वैसे हम यहाँ पर भी बात करें कि वर्कर्स के लिए भी टाइम रेस्ट इंटरवल्स जरूरी है। थर्ड इज मेथड स्टडी। जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसमें हम क्या बोलते हैं कि हमने कोई भी मेथड नहीं यूज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमने सिर्फ वही मेथड यूज करना है जो बेस्ट होगा। वही यहाँ पे कह रहे हैं, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है मेथड स्टडी में, कि हमने वही एक ऑल्टरनेटिव चूज करना है, वही एक मेथड चूज करना है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा और चीपेस्ट होगा। दैट इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए ना एक बेस्ट वे होगा ही होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ली थी कि अगर सपोज मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं रेडियो से कर सकती हूँ, टीवी से कर सकती हूँ, न्यूज़पेपर से कर सकती हूँ, मैगजीन्स हो सकती हैं। तो इन सारे तरीकों से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा तरीका मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा, और फिर ही उसको अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई ऐसे करना है, ये नहीं कि हमने सारे तरीके ट्राई किए और फिर हमने बोला नहीं, हमने अच्छे से स्टडी करना है, एनालाइज करना है और फिर उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है। फोर्थ है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं, हम टाइम के कुछ स्टैंडर्ड्स लगा देते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी काम होगा वो इस टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए। अब ये भी हम स्टडी के थ्रू ही करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी टाइम सेट कर दिया। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज एक वर्कर 5 मिनट में एक बॉक्स बनाता है, ठीक है, तो 1 आवर में वो कितने बॉक्स बनाएगा? 12 बॉक्सेस। 8 आवर्स में वो कितने बॉक्स बनाएगा? 84 बॉक्सेस, जिसमें हम 1 आवर का इंटरवल लेंगे। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 8 आवर्स में जब तक आप काम कर रहे हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, एक दिन में आपने 85 बॉक्सेस बनाने हैं। ये हमने 8 घंटे में आपने 84 बॉक्सेस बनाने हैं। ये हमने टाइम स्टैंडर्ड लगाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने 5 टेक्निक्स डिस्कस करनी है। फर्स्ट वॉज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, फिर मोशन स्टडी, फैटीग स्टडी, टाइम स्टडी एंड मेथड स्टडी। ये 5 टेक्निक्स हमें डिस्कस करनी है। जो 6th टेक्निक है वो है डिफरेंशियल की स्पेस सिस्टम। अब हम जब प्रिंसिपल डिस्कस किए थे तो हमने समझा था कि टेलर ने ये प्रिंसिपल और ये टेक्निक्स इसलिए लाए थे क्योंकि उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि वर्कर्स को उनकी मेहनत के हिसाब से पे नहीं मिलती है। वो चाहते थे कि वर्कर्स को उनकी मेहनत के हिसाब से पे मिले, ना ही कम मिले ना ही ज्यादा मिले। तो इसलिए वो टेलर ने ये टेक्निक लाई, जिसपे वो वर्कर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली इज एफिशिएंट एंड सेकेंड इज इनएफिशिएंट। तो टेलर के लिए 2 टाइप ऑफ वर्कर्स हैं, एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स वो है जो स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव कर लेते हैं या उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और इनएफिशिएंट वो है जो बिलो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड यूनिट, जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है, वो है 50 यूनिट्स, और वो 50 यूनिट्स जो भी वर्कर उस 50 यूनिट्स को अचीव करेगा या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम कैसे पे करेंगे? 12 रुपीज़ पर यूनिट। और जो से भी वर्कर्स जो बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उनको हम पे करेंगे 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो एफिशिएंट वर्कर कौन है? जो स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव करेगा। तो
50 सपोज एक एफिशिएंट वर्कर ने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो उसको हम कैसे पे करेंगे, ₹12, दैट विल बी 600। और जो इनएफिशिएंट वर्कर होगा वो 50 बिलो 50 प्रोड्यूस करेगा, सपोज हम एग्जांपल लिए 45 की, तो उसको हम पे कैसे कर रहे हैं, ₹100, दैट विल बी 450। तो जो डिफरेंस है 150 का, 600 जो एफिशिएंट वर्कर को पे कर रहे हैं और 450 जो इनएफिशिएंट वर्कर को पे कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है 150 का वो रिवॉर्ड है एफिशिएंट वर्कर के लिए। वो क्या है, रिवॉर्ड है एफिशिएंट वर्कर के लिए। इससे क्या होगा, इनएफिशिएंट वर्कर्स मोटिवेट होंगे और प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो देखेंगे जब जो लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ज्यादा पे मिल रही है, तो मैं क्यों ना प्रोड्यूस करूं, तो मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूं। तो इससे क्या होगा, इनएफिशिएंट वर्कर्स भी मोटिवेट होंगे एंड इन ऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसलिए उन्होंने ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम टेक्निक लाई। हमारी लास्ट टेक्निक है फंक्शनल फोमेनशिप। जब हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे तो उस पर हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था डिविजन ऑफ वर्क। तो डिविजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हम एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जो सा एम्प्लॉय जिस काम के लिए केपेबल होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, हमने उसको वही काम देना है। तो वही जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को टेलर ने इस टेक्निक में यूज किया है। इन्होंने इस टेक्निक को फ्लोर लेवल पे यूज किया है। फ्लोर लेवल बोलो या लोअर लेवल बोलो, तो लोअर लेवल मैनेजर्स को हम क्या बोलते हैं, फोरमैन। इसीलिए इस टेक्निक का नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फोरमैन की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? अब फोरमैन के लिए बहुत सारी क्वालिटीज की जरूरत है। ही शुड बी इंटेलिजेंट, क्विक, नॉलेज होनी चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो टेलर बोलते हैं कि एक इंसान, एक फोरमैन में ये सारी क्वालिटीज नहीं होती हैं, इसलिए उन्होंने 8 अलग अलग फोरमैन सजेस्ट किए। तो कहते हैं कि एक वर्कर को इंस्ट्रक्शंस 8 अलग अलग फोरमैन देंगे। अब इन्होंने इसको भी दो उसमें डिवाइड कर दिया, एक हो गया प्लानिंग इंचार्ज और एक हो गया प्रोडक्शन इंचार्ज। वो कहते हैं कि जो से हमारे फोरमैन इंटेलिजेंट है, नॉलेज है, उनको हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग इंचार्ज। और जो से हमारे फोरमैन एनर्जेटिक है, उनकी हेल्थ अच्छी है, क्विक है, उनको हम बोलेंगे प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर इन्होंने 4 फोरमैन दिए हैं, वैसे ही प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी इन्होंने 4 फोरमैन दिए हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस बनाएगा वर्कर्स के लिए कि कैसा काम है, क्या करना है, कैसे करना है, ये प्रिंसिपल है, ये फॉलो करना है, ये नहीं करना है। सेकेंड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करेंगे कि कितने काम में काम कंप्लीट होना चाहिए और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आनी चाहिए। थर्ड इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क सीक्वेंस बनाएंगे ऑपरेशंस का, कि ऑपरेशंस और जो भी प्रोसेस है वो काम कैसे होगा, पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप करेंगे, फिर ये होगा, फिर होगा। तो इन्होंने सीक्वेंस ड्रॉ करनी है। देन इज डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना के रखना है, क्योस नहीं होना चाहिए, एक काम करना चाहिए, वर्कर्स ने काम करना है, क्योस नहीं होनी चाहिए। देन इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ने देखना है कि जितना भी हमारा काम है वो टाइम पे कंप्लीट, और अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। देन इज गैंग बॉस। गैंग बॉस ने देखना है कि जितने भी मेरे काम करने के लिए मुझे इक्विपमेंट्स की जरूरत है, मशीन्स की जरूरत है, टूल्स की जरूरत है, वो प्रेजेंट होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं हो कि हमारे पास मशीन नहीं और सारा टाइम वेस्ट, सारे एफर्ट्स वेस्ट। नो, उन्होंने पहले से ही सब कुछ रेडी रखना है। सेवेंथ इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम है कि अगर कोई भी मशीन खराब हो जाती है, इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, उनको ठीक कराना, तो वो किसका काम है, रिपेयर बॉस का। और लास्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने देखना है कि मेरा जितना भी काम है उसकी क्वालिटी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन हो। तो ये 8 अलग अलग फोरमैन अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होंगे और ये लोग इंस्ट्रक्शन देंगे एक वर्कर को। तो अगर वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर उसको कोई समझ नहीं आ रहा है काम कैसे करना है, इसके बाद क्या प्रोसेस करना, तो वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा रूट क्लर्क के पास। उसकी कोई मशीन खराब होगी, मशीन को खराब होगी, रिपेयर करना, तो किसके पास जाएगा, रिपेयर बॉस के पास। तो जिस वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड अलग अलग फॉरमैन के पास जाएगा। तो टेलर कहते हैं जब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी डायरेक्टिंग को, अपनी सुपरविजन को स्पेशलाइज कर लिया।
हमने जितने भी ये वर्कर मैनेजर्स हैं ये सुपरवाइज करेंगे वर्कर्स को, तो ये सारे मैनेजर्स जो हैं वो अपनी फील्ड में क्या है स्पेशलाइज्ड हैं। तो उससे क्या होगा, जब हमारी सुपरविजन स्पेशलाइज होगी, मेरा काम अच्छा होएगा, मेरा काम टाइम पर होगा, मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसलिए उन्होंने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज फंक्शनल फोमेंशन। अब इन फंक्शंस को इजीली याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ये आप इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए ये याद रखना इजी हो जाएगा। तो ये क्या है, माई स्वीट एंड सिंपल फादर मदर taught me tailors different functions। ठीक है, क्योंकि टेलर्स के डिफरेंट टेक्निक्स हैं तो हमने इसके ऐसे किया। तो अगर आपको कभी याद नहीं आए कि कौन कौन से थे तो ये याद रखने से आपको इजीली याद हो जाएगा। तो क्या है कि मेरे प्यारे से और सिंपल मेरे पापा मम्मा ने मुझे टेलर के डिफरेंट फंक्शंस समझाए। इजी है याद रखने के लिए, हमने इसके सिर्फ इनिशियल्स याद रखने हैं, दैट इज एम एस एस एफ एम टी डी एंड एफ। इसी के इनिशियल से हमारा ये याद रहेगा। जैसे एम से क्या होगा, मोशन स्टडी, एस एंड एस तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो सिंपल से सिंप्लीफिकेशन याद रहेगा, तो वैसे ही स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। देन इज फादर, फैटीग, मदर, मदर से हमारा हो जाएगा, अगर ये मोशन स्टडी है तो ये हमारा हो जाएगा मेथड स्टडी। देन इज टी, टॉट, टी से हमारा हो जाएगा टाइम स्टडी। देन इज डी, डिफरेंट, तो डिफरेंस है डिफरेंशियल पी स्विच सिस्टम। देन फंक्शन से फंक्शनल फोमेंशन। इजी, आई होप आपको ये समझ आया, आपको ये पूरा वीडियो समझ आया हो। अगर नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहां पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।